हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता है कि अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। तो आइए मैं आपको आज विज्ञान का जो केमिस्ट्री किताब है उसका फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। तो रसायन विज्ञान का प्रथम पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है क्या चीज, उसके बारे में हम पहले जानेंगे। अब रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण एक तरीका है, एक प्रकार है जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफलों को संकेत में लिखा जाता है। इसमें अभिकारक को बाएं तरफ एवं प्रतिफल को हमेशा दाहिने तरफ लिखा जाता है और अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच में एरो का यानी तीर का एक निशान दिया जाता है। जैसे इस रासायनिक अभिक्रिया पर आप ध्यान दीजिए कि C+O2 एरो CO2, यहाँ पे अभिकारक जो है कार्बन है तथा ऑक्सीजन है, जो दोनों आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद के रूप में या प्रतिफल के रूप में या प्रोडक्ट के रूप में CO2 का निर्माण किया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तीर के बाएं तरफ C और O2 है। तो अगर वहां अनेक प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बन सकते हैं कि अभिकारक को हमेशा किधर लिखा जाता है, तो अभिकारक को हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है। प्रतिफल को हमेशा कहाँ लिखा जाता है? तो प्रतिफल को हमेशा दाहिने तरफ लिखा जाता है। अब यही में आपको घुमा देगा, क्वेश्चन कहेगा कि बताइए कि अभिकारक और प्रतिफल के बीच में कौन सा चिन्ह दिया जाता है? ऑप्शन में रहेगा प्लस, माइनस, तीर का चिन्ह। तो क्या होगा? तीर का चिन्ह दिया जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है कि पहले से जो तत्व या यौगिक होते हैं वो यौगिक के आपस में जो बंधन बना होता है वो बंधन टूट करके नए बंधन का निर्माण करता है। उसमें बहुत ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऊष्मा का उत्पादन होता है। तो वो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अगर ऊष्मा निकलता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, जिसमें ऊपर की ओर तीर का निशान दिया हुआ रहता है। और जिस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमें बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है उसे हम ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ आप गौर कीजिए कि इस रिएक्शन को दर्शाने के लिए अगर हम पूरा इसका नाम लिखते तो कार्बन लिखते, फिर ऑक्सीजन लिखते और फिर इधर कार्बन डाइऑक्साइड लिखते, लेकिन यहाँ संकेत में C लिख दिए। इसका मतलब समझ रहे हैं हम कि कार्बन और ऑक्सीजन, O2 से क्या हो गया? ऑक्सीजन, दोनों अभिकारक है जो भाग लेकर के प्रतिफल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण करता है। उसी प्रकार से दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में है CaCO3, जो कि संगमरमर या खड़िया या चूना पत्थर के नाम से जाना जाता है। जब इसे हम गर्म करते हैं तो यह टूट करके CaO और CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर देखिए कि यह एक रासायनिक समीकरण है जिसमें क्या है कि CaCO3 एक बंधन के द्वारा बंधा हुआ है जिसमें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, कैल्शियम के 1 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु सब आपस में बंधन के द्वारा CaCO3 का निर्माण किया है। जब यह गर्म किया जाता है तो यह बंधन टूट करके एक नए बंधन का निर्माण करता है। अब देखिए यहाँ Ca का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु CaO कली चूना का निर्माण किया
और प्लस में CO2, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलके क्या बनाया, CO2 का निर्माण किया है। तो ई बंधन टूटा और नए बंधन का निर्माण हुआ। तो दूसरे तरीके से भी हम रासायनिक समीकरण को परिभाषित कर सकते हैं कि जब कोई बंधन टूट के नए बंधन का निर्माण करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हो गया रासायनिक समीकरण। तो आपको प्रथम पाठ में जो है कि अनेक प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है। तब विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन से हैं उसके बारे में अब हम बारी बारी से जानेंगे। तो सबसे पहले समझिए कि संयोजन या संश्लेषण, इंग्लिश में सिंथेसिस अभिक्रिया किसको कहते हैं। तो अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ कार्बन अलग है ऑक्सीजन अलग है, दोनों एक साथ मिल गया तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। दूसरी बात है, अभी आप ध्यान दिएगा कि इसमें अभिकारक का गुण जो होता है बिल्कुल प्रतिफल के गुण से अलग होता है। आप सोच सकते हैं कि यहाँ कार्बन जो कि एक ठोस पदार्थ है और ऑक्सीजन कौन पदार्थ है, गैस पदार्थ है, और जब वह आपस में अभिक्रिया किया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो यह किस अवस्था में आ गया, गैसीय अवस्था में आ गया। तो इसका गुण बिल्कुल चेंज हो जाएगा, यहाँ कार्बन का कोई गुण नहीं रहेगा। तो अभिकारक और प्रतिफलों के गुण में बहुत अंतर होता है, बहुत सारा अंतर होता है, उससे कोई मिलता जुलता नहीं होता है। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया में है सल्फर प्लस ऑक्सीजन, क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन जुड़ गया, आपस में जुड़ के क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो है क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। अब आइए दूसरा है वियोजन अभिक्रिया या उसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ठीक उसका उल्टा याद रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में जब दो पदार्थ मिलके और एक नया पदार्थ का निर्माण किया था उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते थे, और उसका यहाँ उल्टा है वियोजन, मतलब एक बड़ा अणु यौगिक जो है टूट करके और क्या करेगा कि छोटे छोटे अणु का निर्माण करेगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया आपका में क्या क्या है कि जब कोई बड़े अणु टूटकर छोटे छोटे अणु का निर्माण करते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। अब जैसे में देखिए कि CaCO3 क्या है, संगमरमर। संगमरमर को जब गर्म किया गया तो क्या हो गया, CO कली चूना बन गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो आप यहाँ देखिए कि अभिकारक यहाँ कौन है, CaCO3। संगमरमर क्या हो गया, अभिकारक हो गया, और प्रतिफल क्या हो गया, कली चूना हो गया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो इधर एक है टूट के क्या बन गया, दो गो बन गया। तो इसी प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसका दूसरा भी एग्जाम्पल है 2KClO3। यहाँ पर देखिए पोटेशियम क्लोरेट के दो अणु हैं, कितने हैं, दो अणु पोटेशियम क्लोरेट के हैं, जिसे गर्म करने पर 2KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड बना और प्लस में 3O2 ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के 3 अणु और पोटेशियम क्लोराइड के 2 अणु का निर्माण होता है। इसलिए दोनों जो एग्जाम्पल है वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है आपको, तीसरा प्रकार जो है एकल विस्थापन अभिक्रिया। क्या है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो जब कोई अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है
तो उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे Fe प्लस ZnSO4, Fe प्लस ZnSO4, एरो के निशान क्या बना, FeSO4 प्लस Zn। तो धातु बहुत सारे हैं, लेकिन सबों की क्रियाशीलता में क्या होता है, अंतर होता है। अंतर का मतलब है कि कोई धातु अधिक क्रियाशील होता है, कोई धातु कम क्रियाशील होता है, कोई बिल्कुल ही कम क्रियाशील धातु होता है। जैसे आप भली भांति पढ़े होंगे कि सोना जो है बहुत ही कम क्रियाशील नहीं के बराबर है, मतलब वो अभिक्रिया करता ही नहीं है, इसीलिए जो है वह मुक्त या स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मतलब सोना और प्लेटिनम जो है उसकी अभिक्रियाशीलता इतनी कम है, इतनी कम है कि उसको नगण्य माना जा सकता है, उस पर कोई वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए बहुत ही कम क्रियाशील धातु है। तो यहाँ पर अभिक्रिया में दो धातु आपको देख रहे हैं, एक है फेरस लोहा और दूसरा है जिंक। तो ये क्या है कि फेरस जो है लोहा बहुत अधिक क्रियाशील धातु है जिंक की तुलना में, इसीलिए ZnSO4 को, वो Zn को वहां से हटा करके उसके स्थान पर कौन चल जाएगा, लोहा चला जाएगा। तो लोहा जो क्या किया, जिंक को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो परिभाषा से आप मिलाइए, अधिक क्रियाशील धातु कौन हो गया, लोहा हो गया, और लोहा कम क्रियाशील धातु जिंक को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, माने अलग कर देने का काम कर दिया। किससे अलग कर दिया, तो सल्फेट से अलग कर दिया। ZnSO4 जो है उसके लवण है जिंक सल्फेट, उससे जिंक को हटा करके और उसके साथ कौन चल गया, Fe चला गया, इसलिए Fe अधिक क्रियाशील हुआ और जिंक उससे क्या हो गया, कम क्रियाशील हो गया और जिंक अलग हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरी रासायनिक अभिक्रिया में देख रहे हैं कि यहाँ जिंक है और प्लस कॉपर सल्फेट है। तो अब हम तुलना किसमें करेंगे कि जिंक में और कॉपर सल्फेट, कॉपर में तुलना करेंगे। तो कॉपर जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है, इसीलिए यहाँ क्या करेगा कि जिंक जो है कॉपर को हटा के SO4 के साथ है वो अपने रह जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देने का काम करता है। तो यह भी एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दो उदाहरण आपने देख लिया। अब है कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक, मतलब दो यौगिक आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान, मतलब लेन देन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए दो यौगिक में कौन कौन हुआ, एक NaCl सोडियम क्लोराइड, जो आप प्रतिदिन खाते हैं नमक, साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। तो NaCl क्या हो गया, एक यौगिक हो गया। और यह अभिक्रिया किससे करता है, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया जब करता है तो अभिक्रिया के बाद क्या होता है कि NaNO3 के साथ चला जाता है और AgCl के साथ चले जाता है। मतलब ये अपने आयन का क्या कर दिया, आदान प्रदान कर लिया, मैंने वो अपना वाला आयन उसको दे दिया और उसका वाला आयन ये अपने को दे दिया। देन लेन करके जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो उधर क्या बन गया, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, प्रतिफल हो गया, अभिकारक में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट हुआ। तो देखिए अब पांचवा प्रकार का जो है ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, मतलब रासायनिक अभिक्रिया कुल 10 प्रकार के होते हैं, इसमें पांचवा क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक
ऑक्सीजन से संयोग करता है या हाइड्रोजन का त्याग करता है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन से संयोग करे या वो क्या करे, हाइड्रोजन का त्याग करे, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CH4 क्या हुआ, मेथेन प्लस O2 क्या हुआ, ऑक्सीजन, एरो के निशान क्या बना, CO2 प्लस 2H2O। यहां पर देखिए मेथेन एक यौगिक है जो किससे संयोग कर रहा है, ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, और संयोग करने के बाद क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस में जल के 2 अणु बना। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है कौन, मेथेन, इसीलिए यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरे परिभाषा के अनुसार इसी में क्या है कि हाइड्रोजन का त्याग, तो यहाँ देखिए C कार्बन प्लस H2O, यहाँ कार्बन किससे अभिक्रिया कर रहा है, जल से अभिक्रिया कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ है, लेकिन यहाँ से जब ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, इसको दाहिने तरफ में क्या हो गया कि ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का क्या हो गया कि वियोग हो गया, यानी त्याग हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो गया, त्याग हो गया, निकल गया, इसीलिए यह भी क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो दोनों परिभाषा को मतलब हम 2 एग्जाम्पल के साथ आपको बता दिए कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का त्याग, दोनों में से कोई हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और छठा प्रकार के है अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व या यौगिक हाइड्रोजन से संयोग करता है या ऑक्सीजन का त्याग करता है तो उसे हम अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन का संयोग हो और नहीं तो ऑक्सीजन का वियोग हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में देखिए H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन Cl2, एरो देखे क्या बना, 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 2 अणु का निर्माण हुआ। तो यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, योग हो रहा है, किसके साथ योग हो रहा है, क्लोरीन के साथ हो रहा है। उसके बाद दूसरे में कहता है कि CEO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। यहाँ देखिए कि CO से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, त्याग हो रहा है, तो यह क्या हो गया, अवकरण अभिक्रिया हो गया। और ऊपर वाला अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, किसके साथ, क्लोरीन के साथ। तो परिभाषा कहता है कि हाइड्रोजन का संयोग हो, मतलब वो जुड़ जाए, चाहे कोई यौगिक से ऑक्सीजन का त्याग हो जाए, दोनों स्थिति में हम उसको क्या कहते हैं, अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया आपको अवकरण अभिक्रिया। 7वां प्रकार के जो अभिक्रिया है वो विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा पास कराने से यौगिक का अपघटन होता है तो उसे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि कोई यौगिक के जलीय विलयन से होकर
विद्युत धारा पास कराने का काम करेंगे। तो विद्युत धारा पास कराने से वो यौगिक जो है अपने आयनों में टूट जाएगा। तो टूट गया मतलब अपघटन हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड नमक जो है उसके जलीय विलयन से होकर यदि हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो सोडियम धातु प्लस धनायन और क्लोरीन एनोड पर ऋणायन के रूप में प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसमें क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड टूट जाता है, अपघटित हो जाता है और सोडियम तथा क्लोरीन का निर्माण करता है। इसीलिए यह क्या है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये क्या हो गया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। आठवां प्रकार की जो अभिक्रिया है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होता है, अंधेरे में संपन्न नहीं होता है, उस प्रकार की अभिक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 6CO2 मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु तथा जल के 6 अणु आपस में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो आप भली भांति जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे हैं वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करता है। इसीलिए उसे स्वपोषी या उत्पादक भी कहा जाता है। तो यह क्या हो गया, प्रकाश की उपस्थिति में घटित होता है, इसीलिए हम इसको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आइए 9वां प्रकार के जो अभिक्रिया है वो अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां देखिए कि NaCl सोडियम क्लोराइड उसकी अभिक्रिया हम किससे कराते हैं, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप सोडियम नाइट्रेट NaNO3 का निर्माण होता है तथा AgCl दर्पण के रूप में किनारे में अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाता है, जिसको सिल्वर मिरर दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ पे AgCl जो है क्या है, सिल्वर क्लोराइड एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है, इसीलिए हम इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कहने का मतलब है अवक्षेप क्या हुआ, जैसे आप दूध को फाड़ते हैं तो क्या होता है, खट्टा के कारण दूध फट के वो पानी नीचे हो जाता है और छेना ऊपर आ जाता है, तो वही जो है अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया AgNO3 से कराते हैं तो उसी प्रकार प्रतिफल जो हमें मिलता है AgCl क्या मिलता है, अवक्षेप के रूप में मिलता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट में है 10वां जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब प्रबल अम्ल क्या है जी,
तो प्रबल अम्ल वह अम्ल है जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है, अर्थात आयन में टूट जाता है, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। उसी प्रकार से प्रबल क्षार किसे कहते हैं? जब उसे जल में घोलते हैं तो जलीय विलयन में वह भी क्या है? आयन में टूट जाता है, इसीलिए उसको प्रबल क्षार कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रबल अम्ल के रूप में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है, वो किससे अभिक्रिया किया? क्षार से। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के फल स्वरूप क्या बना? लवण बना। लवण क्या बना? NaCl, नमक बना, प्लस में H2O जल बना। तो इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहे? यहाँ जो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, तो प्रबल अम्ल अम्लीय गुण दर्शाता है और प्रबल क्षार क्या है? क्षारीय गुण दर्शाता है। लेकिन जब वो दोनों अभिक्रिया करता है, उसके बाद जब नमक और जल बनता है, तो उसमें न अम्ल का गुण रहता है और न ही क्षार का गुण रहता है। दोनों गुण क्या होता है? बिल्कुल समाप्त हो जाता है, इसीलिए उसको उदासीन लवण कहते हैं, चाहे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो NaCl में न कोई अम्ल का गुण है, न कोई क्षार का गुण है, तो क्या है? उदासीन है, मतलब लवण है प्लस जल बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप देखिए, जैसे मैंने एक दो एग्जाम्पल करके हर रिएक्शन का, हर मतलब अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको उसके जगह पर दूसरा भी कोई रासायनिक अभिक्रिया में कोई प्रतिफल अलग हो सकता है, अभिकारक अलग हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो हम लिखे हैं वही चीज होगा, उसके जगह पर दूसरा भी रासायनिक अभिक्रिया, कोई दूसरा यौगिक, कोई दूसरा तत्व लेके भी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराया जा सकता है। केवल मतलब उसका जो है परिभाषा संतुष्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज रसायन विज्ञान की प्रथम चैप्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी है वो दे दिया। अगले दिन मैं आपको इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न डालूंगा और उसको आप देखेंगे। तो सबसे पहले आप कहिएगा कि ऑब्जेक्टिव के जगह पर सब्जेक्टिव आप क्यों दिए? इसलिए कि जब तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं समझिएगा तब तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। इसीलिए पहले ही 10 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को आप अच्छी तरह से समझ ले, उस प्रकार से आप हजारों हजार ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। और अगर 2 नंबरिया में इसको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, एक न एक रासायनिक अभिक्रिया जरूर परिभाषित करने के लिए पूछता है, तो उसका भी आप मतलब ऐसी तैयारी करें कि आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न जो चैप्टर पढ़े उससे पूरा का पूरा 100% बना के आइए, तब आपकी सफलता की गारंटी होगी और अच्छा नंबर ला पाएंगे। तो देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का YouTube चैनल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।